जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे, बहुत शानदार तरीके से आप अपनी पढ़ाई को, अपने रिवीजन को करते हुए चल रहे होंगे। तो दोस्त मतलब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है अभी थोड़ी, है ना। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि मैं एक बार मतलब कि आपको बैठ के पढ़ा पाऊँ, है ना। एक बार थम्स अप कर दिए जी भैया। बाकी आपको फोकस क्वेश्चन पर ही करना है और बाकी डिटेलिंग हम रखेंगे वैसे ही, लेकिन वो खड़े होने में ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। मतलब ऐसे झंझनाहट होती है ना उस सिर में, वो झंझनाहट है। एक बार थम्स अप कर देंगे जी, कोई इशू नहीं है, उसको हम मैनेज कर लेंगे। वीरू, साथी, योगेश, गोलू, मुकेश, आनंद, आदि सिंह, सारे साथियों का बहुत सारा स्वागत है। ओके, तो शुरू करेंगे एक बार पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन आप सबके सामने होगा। अमजद अली खान और बिस्मिल्लाह खान, आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट साथी पढ़ ही रहे हैं, अभी दिख रहा होगा ना आपको बोर्ड सारा। बता देना कोई भी इशू हो तो, है ना। अमजद अली खान, क्वेश्चन पूछा है आपसे, अमजद अली खान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। क्या है? वह एक प्रसिद्ध सरोदवादक हैं। वह एक प्रसिद्ध सरोदवादक है जिनके सम्मान में मैसाचुसेट्स यूएसए राज्य ने 20 अप्रैल 1984 को उनके नाम पर एक दिन घोषित किया है। एक दिन घोषित किया, एकदम सही बात है। उन्हें पद्मश्री 1975, पद्म भूषण 1991 और पद्म विभूषण 2001 से सम्मानित किया गया है। 2001 से, एकदम सही बात है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो क्या बोलेंगे? एक और दो, दोनों के दोनों सही हो जाएंगे। अमजद अली खान जी की बुक का नाम आप मुझे बताएं। अमजद अली खान, अमजद अली खान, इनकी बुक का नाम साथी आप मुझे बताएंगे। इनकी जो बुक है, इनकी बुक का नाम है आपका मास्टर ऑन मास्टर्स। क्या नाम है? मास्टर, मास्टर ऑन, मास्टर ऑन मास्टर्स, मास्टर ऑन मास्टर्स, ठीक है। एक अमजद अली खान को जाना जाता है रागा, रागा फोर पीस। कब गाया था इन्होंने? रागा फोर पीस, ये आपका 2014 के नोबेल प्राइज़ के लिए, 2014 नोबेल प्राइज़ के लिए इन्होंने इसको गाया था, ठीक है। तब इनको मतलब नोबेल का जो शांति पुरस्कार उस समय पर दिया जा रहा था। अगर मैं आपसे पूछूं, इनको 2011 में क्या दिया गया? बंग विभूषण अवार्ड दिया गया। बंग विभूषण, बंग विभूषण अवार्ड दिया गया। भैया ये साफ दिख रहा है ना लिखा हुआ, या थोड़ा बड़ा लिखना है? और सर थोड़ा बड़ा लिखें, ओके। बंग विभूषण अवार्ड अभी बताना थोड़ा सा, है ना। अच्छा मुझे बताओ, बिस्मिल्लाह खान जी के बारे में तो आप जानते ही हो। एक क्वेश्चन बताएंगे अभी, मुझे बताना। बिस्मिल्लाह खान जी, ये अभी ठीक है, देखिए ज़रा। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह खान, अगर हम इनकी बात करते हैं तो बिस्मिल्लाह खान जी का जो पहला सार्वजनिक प्रदर्शन हुआ था, पहला सार्वजनिक प्रदर्शन हुआ, वो कब हुआ था? अभी ठीक है ना? एक बार थम्स अप करके बताना, अभी फॉन्ट ठीक है ना? पहला सार्वजनिक जो प्रदर्शन हुआ वो कब हुआ था? पहला सार्वजनिक प्रदर्शन, पहला सार्वजनिक प्रदर्शन बिस्मिल्लाह खान जी का, वो आपको बताना है। तो 1937 में हुआ था। कहाँ पर? कलकत्ता में। कहाँ पर? कोलकाता में भैया हुआ था। कोलकाता में, कोलकाता में हुआ था। मैं पूछूंगा आपसे दूसरा, ये जो आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, किस देश में इनके नाम पर एक सभागार है? ऑडिटोरियम किस देश में इनके नाम पर बनाया गया है? सभागार, जो ऑडिटोरियम है वो किस देश में है? किस देश में? किस देश में बिस्मिल्लाह खान जी के लिए? तो आप कहोगे भैया वो ईरान देश में बनाया गया। ईरान देश में। कहाँ पर? ईरान में बनाया गया, ईरान में। पढ़ेंगे जी। रुक्मणी देवी अरुंडेल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उन्हें 1968 में प्राणी मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह भरतनाट्यम की प्रतिपादक थी। क्या इनका संबंध भरतनाट्यम से है? और पद्म भूषण 1956 तथा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1957 की प्राप्तकर्ता थीं। एकदम से ठीक है, दोनों के दोनों कथन ठीक हो जाएंगे, दोनों के दोनों। रुक्मणी देवी अरुंडेल किससे जुड़ी हुई हैं भैया? रुक्मणी देवी अरुंडेल ये भरतनाट्यम से। और भरतनाट्यम में जो सादिर, सादिर नृत्य विद्या है उसको इन्होंने पुनर्जीवित किया था। याद रख लेना, इन्होंने पहला जो सार्वजनिक प्रदर्शन किया था रुक्मणी देवी अरुंडेल ने, पहला जो इनका पब्लिक परफॉर्मेंस था, पहला सार्वजनिक प्रदर्शन, वो किस वर्ष का था? तो पहला सार्वजनिक प्रदर्शन था इनका 1935 का। 1936 में इन्होंने कला क्षेत्र आश्रम की स्थापना की थी। किसकी? कला क्षेत्र आश्रम की।
कला क्षेत्र आश्रम की स्थापना इन्होंने की थी? कला क्षेत्र आश्रम की स्थापना, कला क्षेत्र आश्रम की इन्होंने क्या की थी? स्थापना की थी 1936 में। ठीक है, आपको पता होना चाहिए भारत के जो प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, उन्होंने इनको दो बार राष्ट्रपति पद के लिए पेशकश की थी, राष्ट्रपति पद के लिए, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया था? दोनों बार ही मना कर दिया था, दोनों बार ही इन्होंने मना कर दिया था। ठीक है, राष्ट्रपति पद के लिए जो पेशकश इनको की गई थी। रियली सॉरी। अच्छा, मुझे एक बात और बताओ, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, दोनों बार ही, लाइए गर्म पानी, कहाँ है ये? गर्म ही है, 1 सेकंड देंगे भैया बस। तो दोनों बार ही इन्होंने क्या कर दिया था? मना कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताएंगे, आर डी बर्मन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आर डी बर्मन के बारे में, आर डी बर्मन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। क्या है? उन्हें लोकप्रिय रूप से द मोजार्ट ऑफ मद्रास के नाम से जाना जाता था। द मोजार्ट ऑफ मद्रास नहीं जी, गलत बात। द मोजार्ट ऑफ मद्रास कहा जाता है ए आर रहमान को। किसको कहा जाता है? ए आर रहमान को कहा जाता है, ए आर रहमान को। वह एक भारतीय शास्त्रीय सितार वादक थे। आर डी बर्मन क्या ये सितार वादक थे? आप कहोगे नहीं जी, ये तो क्या थे? एक आपका संगीतकार थे, संगीतकार या डायरेक्टर आप इनको कहिए, संगीतकार कहें या फिर निर्देशक इनको हम कह सकते हैं, निर्देशक कह सकते हैं, निर्देशक। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा ठीक हो जाएगा? ना तो एक ना दो, ना तो एक ना दो। तो कभी कभी इनके उपनाम मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं, उपनाम बहुत पूछ लिए जाते हैं, जैसे हम अभी पूछना चाहेंगे आपसे, कुमार सोनू का वास्तविक नाम बताइए क्या है? कुमार सोनू का वास्तविक नाम, कुमार सोनू का जो इनके असली वास्तविक नाम है वो क्या होंगे? असली नाम क्या है बताओ जी, कुमार सोनू का बताओ एक बार आप। तो कुमार सोनू का आप कहोगे भैया केदारनाथ भट्टाचार्य है। क्या है? केदारनाथ भट्टाचार्य। और क्या रिकॉर्ड है कुमार सोनू के नाम पे? केदारनाथ भट्टाचार्य। ऐसा कौन सा रिकॉर्ड है जो आपका कुमार सानू के नाम पर है? कुमार सानू के नाम है एक दिन में 28 गाने रिकॉर्ड करने का, 28 सॉन्ग इन्होंने रिकॉर्ड किए थे, और यही इनके नाम पर एक रिकॉर्ड है। दूसरे व्यक्ति बताओ, गुलजार का पूरा नाम क्या है? गुलजार, गुलजार का पूरा नाम है साथी आपका संपूर्णानंद। क्या बोलोगे? संपूर्णानंद है, संपूर्णानंद है। मन्ना डे का वास्तविक नाम बताइए क्या है? मन्ना डे का वास्तविक नाम है प्रबोध चंद्र डे। क्या है? प्रबोध चंद्र डे है। सोनू निगम का असली नाम बताइए क्या है? सोनू निगम। बोलोगे भैया किसी ने अपना नाम रखा भी हुआ है या नहीं? क्या बोलोगे? अगम कुमार निगम है, अगम कुमार, अगम कुमार निगम। ये किसका वास्तविक नाम है? ये सोनू निगम का नाम है। लता मंगेशकर नहीं, लता मंगेशकर जी का तो लता मंगेशकर ही है। अच्छा, लता मंगेशकर जी के बारे में एक क्वेश्चन बनता था, वो तो मैं सारे बता चुका वैसे आपको। बताओ लता मंगेशकर जी को भारत रत्न कब मिला, ये आपको बताना है। ठीक है, अच्छा हाँ, एक एक सिंगर आता बी प्राक, उसका वास्तविक नाम बताओ। बी प्राक, बी प्राक का वास्तविक नाम है प्रतीक बच्चन, प्रतीक बच्चन। और जानी का असली नाम बताओ। जानी, जानी ने रो रो के समुंदर भर दिए। जानी, जानी का नाम है राजीव अरोड़ा। क्या बोलोगे? राजीव, राजीव अरोड़ा, राजीव अरोड़ा है। ठीक है, राजीव अरोड़ा किसका? ये जानी का असली नाम है, जानी का। ये देखिए यहाँ पे गायक और कुछ मूवी लगी हुई है, एक बार पढ़िए इसको ध्यान से, या स्क्रीनशॉट आप इसका लेकर के रख लीजिए, स्क्रीनशॉट। बोलोगे भी फटाफट से? ले लिया स्क्रीनशॉट? आगे आएंगे। एसएससी द्वारा पूछे गए बॉलीवुड सॉन्ग्स हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लेंगे। बातें नहीं करें, बताएंगे फटाफट से। कोई दिक्कत? आगे आएंगे, पीडीएफ में चले जाएंगे, पीडीएफ में मिलेगा, बताएंगे। अल्टीमेट खो खो लीग, जो खो खो लीग है उसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लीग का जो पहला सीजन है वो 2022 में पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था। मैदान का आकार घटा करके 22 गुणा 16 मीटर कर दिया गया था, और हमलावर टीम को 7 खिलाड़ियों तक सीमित कर दिया गया।
ठीक है, क्या ये दोनों बातें ठीक है? जी भैया, दोनों ठीक है। तो पहला जो लीग हुआ था खो खो का वो 2022 में हुआ पुणे महाराष्ट्र में, और मैदान जो होता है वो 22 × 16 मीटर कर दिया गया। पहले जो ये मैदान होता था, पहले मैदान होता था आपका 27 × 15 मीटर, कितना होता था? लेकिन वर्तमान में तो आपको क्या याद रखना, 22 × 16 मीटर मैदान, 22 × 16 मीटर, ठीक है। खो खो में प्लेयर्स बताओ मुझे फटाफट से। खो खो की अगर हम बात करते हैं, खो खो में मुझे बताओ साथी, खो खो में खिलाड़ी कितने होते हैं? खो खो में जो खिलाड़ियों की संख्या है वो होती है आपका 9, ठीक है, यहाँ से बनता है 9 बना होता है। खो खो विश्व कप अभी हुआ 2025 में, आप सब जानते हैं। खो 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 जो साथी वर्ल्ड कप हुआ आपका अभी हुआ 2025 में, आप कहोगे हाँ जी, ये किसका था, मेल या फीमेल? भैया दोनों का था, मेल भी और फीमेल दोनों कैटेगरीज का हुआ था, मेल भी और फीमेल भी। ये क्या था, पहली बार हुआ था, पहला, ये आपका फर्स्ट एडिशन था, पहला संस्करण था, क्या बोलेंगे, पहला संस्करण था। आयोजन किस मैदान में हुआ था बताएंगे? आयोजन हुआ है इसका नई दिल्ली में, कहाँ पर? आयोजन इसका हुआ नई दिल्ली में, इंदिरा गांधी स्टेडियम में, कहाँ पर? नई दिल्ली में इंदिरा गांधी मैदान में इसका क्या बोलेंगे, आयोजन हुआ, आयोजन हुआ। और इसके जो विजेता रहे, विजेता विजेता कौन रहा इसका? विजेता रहा भारत। दोनों कैटेगरी में ही, जी हाँ, मेल और फीमेल दोनों में ही भारत रहा। किसको हराया था भारत ने, ये आपको बताना है। उप विजेता कौन रहा था इसमें? उप विजेता रहा है इसमें नेपाल, क्या बोलोगे? उप विजेता इसमें रहा है नेपाल। एक मुझे क्वेश्चन बताओ, मेल कैप किसको मिला इस आयोजन में? मेल कैप किसको मिला? एक आप बताओगे फीमेल कैप किसको मिला? फीमेल कैप किसको मिला? तो मेल कैप मिला प्रतीक को, किसको? प्रतीक बाइकर को, किसको? प्रतीक बाइकर को। और फीमेल कैप जो मिला वो प्रियंका इंगले को मिला, किसको? प्रियंका प्रियंका इंगले, क्या बोलोगे? प्रियंका इंगले को मिला है इसमें फीमेल कैप, क्या मिला है? फीमेल कैप। अच्छा, जो ये आयोजन हुआ इसका उद्घाटन किसने किया था? भारत के जो पहले पूर्व उपराष्ट्रपति थे, क्या नाम था? उद्घाटन किया जगदीप धनखड़ जी ने, ठीक है। अभी कौन हो गए हैं मुझे बताओ, इनको तो हटा दिया गया, क्यों हटाया गया ये आपको पता होगा। वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति हैं वो कौन, उनका नाम बताओ, कौन बने इनकी जगह पर? तो आप बोलेंगे भैया इनकी जगह पर बने आपका सीपी राधाकृष्णन। वसीम खान जी ने पहले ही आंसर दे दिया है कि भैया इसका शुभंकर तारा रहा और तेजस। लेकिन तारा किसके लिए था? तारा था फीमेल के लिए, और तेजस था मेल के लिए, क्या बोलोगे? मेल के लिए। ब्रांड एम्बेसडर बताओ इसका कौन था? ब्रांड एम्बेसडर बताओ कौन था? तो ब्रांड एम्बेसडर है इसका सलमान खान, क्या बोलोगे? सलमान खान इसका ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है। टैगलाइन क्या थी इसकी? टैगलाइन बताओ, टैगलाइन क्या थी? द वर्ल्ड गोज खो, द द वर्ल्ड गोज गोज खो। भैया थम्स अप करके बताओ, जो मैं लिख रहा हूँ ये साफ दिख रहा होगा ना? कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी आवाज़ आ रही होगी, लेकिन आवाज़ बहुत बदली हुई आ रही होगी। आवाज़ ऐसे लग रहा होगा तो मैं किसी और की आवाज़ है। बताएं जी एक बार, पहले दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी किसके द्वारा की गई थी? पहले एशियन गेम्स तो आप जानते हैं 1951 में हुए थे, लेकिन ये पूछ रहा है साउथ एशियन गेम्स, एसएजी की बात कर रहा है, एसएजी। तो पहले दक्षिण एशियाई खेल ये साथी आपका काठमांडू के द्वारा इनकी मेजबानी की गई। पूछे किस वर्ष में हुए थे? 1984 में, 1984 में। कहाँ पर? काठमांडू कहाँ पर पड़ता है? नेपाल में पड़ता है, ठीक है। लास्ट वाले भी कहाँ हुए थे? नेपाल में हुए थे, 2019। 2019 के भी कहाँ पर हुए थे आपका? नेपाल में हुए थे, नेपाल में हुए थे। भारत में पहली बार कब हुए ये पूछ ले। साउथ एशियन गेम्स भारत में पहली बार, भारत में पहली बार, जैसे एशियन गेम्स भारत में कितनी बार हुए हैं भैया? 2 बार हुए, 1951 में, 1982 में। ऐसी साउथ एशियन गेम्स की पूछे तो भारत में पहली बार हुए थे 1995 में, और सेकंड टाइम ये हुए थे 2016 में। 1995 वाले मद्रास में और 2016 वाले हुए थे ये आपका गुवाहाटी में, क्या बोलोगे? ये भैया गुवाहाटी में आयोजित हुए थे। अभी याद रख लेना, जो 14वें साउथ एशियन गेम्स होंगे वो साथी 2025 लाहौर में होने थे, लेकिन अब ये पोस्टपोन कर दिए गए हैं। कहाँ के लिए पोस्टपोन कर दिए गए हैं? 2027 के लिए। लेकिन ना पाकिस्तान की अब भी कोई तैयारी नहीं है, उसकी अभी भी कोई तैयारी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में प्रथम महिला फर्स्ट लेडी इन इंडिया, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मिहिर सेन 1958 में, देखिए अब वर्ष बहुत पूछे जाते हैं एसएससी द्वारा, 1958 में इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय तैराक थे, सही बात है जी।
आरती साहा इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली एशियाई महिला बनी थी क्या? पहली, तो आप कहोगे भैया दोनों ठीक हैं, यानी एक और दो दोनों के दोनों ही सही हैं, एक और दो दोनों के दोनों ही सही हैं। आप मुझे बताओ, एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहुंचने वाली पहुंचने वाली पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी और किस वर्ष में पहुंची थी? पहली पहली महिला, तो आप बोलोगे पहली महिला भैया बछेंद्री पाल थी। किस वर्ष में गई थी बछेंद्री पाल? 1984 में, 1984 में। कब? 1984 में। अंतरिक्ष में जो पहली महिला, वो तो सब जानते हैं, आप कल्पना चावला थी। मुझे बताओ, 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, 2 बार एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? ठीक है, तो वो है संतोष यादव। कौन है जी? संतोष यादव जी हैं। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली बताओ, जो साउथ पोल पर पहुंच गई, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन है? रीना कौशल है। कौन है? रीना कौशल है। कौन है जी? रीना कौशल है। आपसे पूछ ले, अंटार्कटिका पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन है? अंटार्कटिका पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो मेहर मूसा है। कौन है? मेहर मूसा। क्या बोलोगे? मेहर मूसा, ठीक है, मेहर मूसा हो जाएगी। मुझे बताओ, गोबी मरुस्थल को पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? गोबी मरुस्थल को, गोबी जो डेजर्ट है उसको पार करने वाली, क्या बोलोगे? पार करना है उसको, पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो सुचेता है। कौन है? सुचेता, याद रख लीजिए। कुडे थानकर हैं, सुचेता कुडे थानकर, तो सुचाता याद रख लीजिए, ठीक है, सुचेता आपको याद रख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे आएंगे। मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? मोदी गवर्नमेंट, बताएंगे जी, सारे लोगों का आंसर आए। मोदी गवर्नमेंट बोलेंगे भाई, फटाफट से आंसर आया आपका। न्यू सर्ज ऑफ कम्युनलिज्म, ये सीताराम येचुरी जी की किताब है। किसकी? सीताराम येचुरी जी की किताब है। प्रणब मुखर्जी की किताब बताइए, द कोएलिशन ईयर्स। क्या है? द कोएलिशन ईयर्स, द कोएलिशन ईयर्स, ये किसकी किताब है? ये प्रणब मुखर्जी की। जसवंत सिंह की किताब बताइए, डिफेंडिंग इंडिया। कौन सी किताब है इनकी? डिफेंडिंग इंडिया। और भी इन्होंने कई किताबें लिखी हैं डिफेंडिंग इंडिया के अलावा। इंडिया एट रिस्क, क्या बोलोगे? इंडिया एट रिस्क, ये किसकी किताब है? ये इन्हीं की किताब है। ए कॉल टू ऑनर भी इन्हीं की। एमजे अकबर को किसके लिए जाना जाता है? टिंडर बॉक्स के लिए। किसके लिए? टिंडर टिंडर बॉक्स के लिए जाना जाता है एमजे अकबर को, टिंडर बॉक्स के लिए। आफ्टर मी इनकी बहुत चर्चित किताब है, आफ्टर मी। चाओस बहुत इंपॉर्टेंट इनकी किताब है, 2025 की है। क्या बोलोगे? 2025 की इनकी किताब है। वाई भारत मैटर्स किताब किसने लिखी है? बताओ। वाई वाई भारत मैटर्स, वाई भारत भारत मैटर्स, ये किताब किसने लिखी है? वाई भारत मैटर्स। तो आप कहोगे भैया ये किताब लिखी है एस जयशंकर ने लिखी है। अंबेडकर ए लाइफ किसकी किताब है? बताओ। अंबेडकर अंबेडकर ए लाइफ, ये साथी किसकी किताब है? अंबेडकर ए लाइफ। पैक्स इंडिका भी बताओ, पैक्स इंडिका किसकी किताब है? पैक्स इंडिका। बुकलेस इन बगदाद भी बता दो, बुकलेस इन बगदाद, केरला, ए गॉड ऑन कंट्री, गॉड, केरला, गॉड्स ऑन कंट्री, बगदाद हो गया आपका। रायोट, मुझे थोड़ा नाम कंफ्यूजन हो रहा है किताब में। जो केरल गॉड्स ऑन कंट्री, क्या नाम है उस किताब का? ये किताबें किसकी है? तो आप कहोगे भैया शशि थरूर जी की किताबें हैं। किसकी हैं? शशि थरूर जी की किताबें हैं, शशि थरूर जी की, ठीक है। गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स, ये किसने लिखी है? बताओ। गांधी गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स, ये किसने लिखी है? ये साथी आपका बुक है एमजे अकबर की। किसकी है? एमजे अकबर की। द बुक ऑफ कंपैशन, ये किसने लिखा है? केरल गॉड्स ऑन कंट्री ही है जी, ठीक है, फिर ठीक है। क्या बोलेंगे? आपका एक किताब पूछी जाती है आपसे, वो द बुक ऑफ कंपैशन, क्या बोलोगे? द बुक ऑफ द बुक ऑफ कंपैशन, क्या बोलोगे? बुक ऑफ कंपैशन, ये आपका किताब लिखी है कैलाश सत्यार्थी
कैलाश सत्यार्थी जी को आपका नोबेल पुरस्कार कब मिला? कैलाश सत्यार्थी। और उनके साथ में थे इसमें आपका कौन? दलाई लामा, जिनकी कल मैंने आपको द बुक ऑफ जॉय बताई। दलाई लामा, दलाई लामा, दलाई लामा। एक किताब बताओ मुझे आप, ये किताब बताएंगे। नेक्स्ट, एक किताब बताओ। ए फाइन बैलेंस किसकी किताब है? 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 बोलेंगे भी फटाफट से। सर थोड़ा और बड़ा लिखिए, ऐसा बड़ा ना लिख दूं एक एक स्क्रीन पे सिर्फ एक ही अक्षर आए, बड़ा बड़ा करने में लगे हुए हो। सुनो भी तो सही मेरी बात को दोस्त, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुन भी तो सकते हो, ये सब पहले से पढ़ चुके हैं आप। आगे आएंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो आपका हर राज्य को प्राथमिक स्तर पर उसकी मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रोत्साहन देता है? 350 क्या है? क्या बोलेंगे मातृभाषा के लिए? सी आंसर सबका ठीक आया है। मुझे बताओ जो राजभाषा की बात है, तो भैया तुम्हारे अनुसार थोड़ा और अच्छा कर लेते हैं इसको, ठीक है? शायद ये इससे अच्छा और लिखा जाएगा, अभी देखना एक बार, बताना मुझे। राजभाषा की बात करें अगर, राजभाषा की बात करें तो ये भाग 17 में है, अभी दिख रहा है? भाग भाग 17 में है राजभाषा की बात। किसमें? भाग 17 में। भाग 17 में ये बात बताई गई है, ठीक है? आर्टिकल कौन से कौन से तक आता है? आर्टिकल 343 से लेकर के 351 तक। क्या बोलोगे? 351 तक। इसमें कितनी अनुसूची हैं? 8 अनुसूची हैं, 8 अनुसूची हैं। 8th स्केड्यूल है साथ ही आपका, और 22 भाषाएं क्या बताई गई हैं इसमें? 8 अनुसूची की 22, 8वीं अनुसूची जो है हमारी, उसमें 22 भाषाओं के बारे में बताया गया है, ठीक है? अच्छा 343 क्या कहती है? जो 343 है मुझे बताएंगे, आर्टिकल 343 क्या कहता है? तो 343 के अनुसार बात है, 343 के अनुसार बात यह है कि संघ की राजभाषा जो है, जो संघ की राजभाषा है, संघ की राजभाषा है वो कौन सी होगी? तो राजभाषा आपका हिंदी, हिंदी होगी। और जो लिपि होगी, लिपि यानी स्क्रिप्ट जो होगा, लिपि कौन सी होगी? लिपि होगी देवनागरी। कौन सी लिपि होगी? देवनागरी लिपि होगी, देवनागरी लिपि होगी। अब आप मुझे बताओ यहाँ पर 344 में क्या बताया गया है? आर्टिकल 344 में, इसमें साथ ही आपका इसको ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन को बताया गया है, यानी कि राजभाषा आयोग को बताया गया है, राजभाषा आयोग को। पहला जो राजभाषा आयोग गठित हुआ था वो किस वर्ष में हुआ था? तो जो फर्स्ट गठित हुआ था पहला, वो हुआ था आपका गठित 1955 में। 1955 में। कौन थे इसके अध्यक्ष? अध्यक्ष बने थे इसके बाल गंगाधर खैर, बीजी खैर, बीजी खैर। इन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी थी कब? रिपोर्ट आई थी इनकी 1956 में। कब आई थी साथी? रिपोर्ट आई थी 1956 में, 1956 में। और अंग्रेजी भाषा के प्रयोग की कब तक छूट दी गई थी बताएंगे? अंग्रेजी भाषा की, अंग्रेजी भाषा की बात कब तक की गई थी? अंग्रेजी भाषा के साथ साथ प्रयोग की बात की गई थी 1963 तक, 1963 तक। क्या बोलोगे? 1963 तक। और 1963 में ही क्या आ गया था? राजभाषा अधिनियम आ गया था, यानी कि राजभाषा आयोग के लिए अधिनियम आ गया था, अधिनियम आ गया था, ठीक है? आर्टिकल 351 में क्या है बताएंगे? तो उसमें क्या है? हिंदी भाषा के लिए प्रचार और प्रसार के लिए निर्देश दिए गए हैं, निर्देश दिए गए। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ है 1993 में। क्या बोलोगे? 12 अक्टूबर 1993। क्या बोलोगे? 12 अक्टूबर 1993 को, 1993 को क्या हुआ? इसको गठित किया गया, गठित किया गया। और यहाँ पर बनाया गया PHRA एक्ट। कौन सा एक्ट? PHRA एक्ट को बनाया गया। PHRA एक्ट क्या होता है? इसमें PHRA का फुल फॉर्म बताइए क्या होगा? तो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट होगा। प्रोटेक्शन ऑफ, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट होगा। क्या होगा? प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट होगा, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट होगा। और ये जो पारित हुआ था, ये पारित हुआ था, याद रख लेना, UN महासभा द्वारा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई है? वर्ष बताइए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में UN महासभा द्वारा इसको स्थापित किया गया, स्थापित किया गया। आज तुम्हें मजे आ रहे होंगे, आज तुम साथ साथ लिख पा रहे होगे ना, है ना? क्या बोलोगे? UN महासभा द्वारा स्थापित हुआ और UNHRC द्वारा, UNHRC द्वारा इसको लागू किया गया। ये क्या है? यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल। क्या है ये?
यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन ह्यूमन राइट काउंसिल, क्या बोलोगे? यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल, ठीक है, ह्यूमन राइट काउंसिल। इसकी जो स्थापना हुई थी यूएनएचआरसी की, इसकी स्थापना हुई है 2006 में। कब बोलोगे? स्थापना हुई है इसकी आपका 15 मार्च 2006 को। कहाँ पर? आपका जेनेवा में। क्या बोलोगे? जेनेवा में इसकी स्थापना हुई थी। और याद रख लेना, एनएचआरसी आप जानते ही हो, जो हमने यहाँ पर बात की है, एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो जो ये एनएचआरसी है, एनएचआरसी में मुझे बताओ फटाफट से कितने कितने सदस्य होते हैं, टोटल कितने सदस्य होते हैं? तो एनएचआरसी में जो कुल सदस्य होते हैं, एक तो अध्यक्ष होंगे इसमें, एक तो अध्यक्ष होंगे, और आपका जो कि पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, प्लस में क्या होता है, पांच क्या होंगे इसमें? पूर्णकालिक सदस्य, जो फुल टाइम के लिए होते हैं, पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। 5 पूर्णकालिक सदस्य होंगे, और साथ ही आपका 5 और 1 6, और साथ में आपका क्या होगा इसमें? एक तो अध्यक्ष, हाँ, 7 अन्य सदस्य, 7 5 12 13 हो जाएंगे ना। 7 जो होते हैं ऑनररी सदस्य होते हैं, 7 मानद सदस्य होते हैं। मुझे बताओ इसके पहले अध्यक्ष कौन थे एनएचआरसी के? पहले पहले जो अध्यक्ष चुने गए थे इसके, पहले जो अध्यक्ष थे वो थे रंगनाथ मिश्रा। रंगनाथ मिश्र, यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार, रंगनाथ मिश्र। और अगर पूछें आपसे इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में अध्यक्ष बताएंगे तो क्या बोलोगे? वी रामा सुब्रमण्यम है, वी रामा सुब्रमण्यम है, वी रामा सुब्रमण्यम है, मण्यम। इसका हेडक्वार्टर बताओ कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। किस मंत्रालय के अधीन आता है ये? नई दिल्ली में। ये गृह मंत्रालय के अधीन आता है। किसके अधीन आता है? गृह मंत्रालय के अधीन। क्या बोलोगे? ये गृह मंत्रालय के अधीन आता है, गृह मंत्रालय के अधीन आएगा, गृह मंत्रालय के नहीं। इसकी जो नियुक्ति की जाती है एनएचआरसी में, किसके किसके द्वारा नियुक्ति की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। क्या बोलोगे? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। और कितने वर्षों के लिए गठित होता है ये आपको बताना। नियुक्ति होती है राष्ट्रपति द्वारा। क्या बोलेंगे? राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। और कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष या 70 वर्ष में से जो पहले हो जाए, जो पहले हो जाए। निम्नलिखित में से किस एक ने बताएंगे जी, निम्नलिखित में से किस एक ने लोकपाल के पद के सृजन की संस्तुति की थी? कौन था कि लोकपाल एक पद होना चाहिए? एआरसी ने। क्या बोलोगे? प्रशासनिक सुधार आयोग ने, प्रशासनिक सुधार आयोग ने। मुझे बताओ एक बार फटाफट से, आप लोग सारे लोग बताएंगे, पहला जो लोकपाल बिल आया था वो कब आया था? पहला पहला जो लोकपाल बिल आया, पहला लोकपाल बिल वो कब आया था? तो पहला लोकपाल बिल आया था हमारा 1968 में। कब आया था? 1968 में, 1968 में। मुझे बताओ जो लोकपाल शब्द का प्रयोग किया था वो किसने किया था पहली बार? लोकपाल शब्द का प्रयोग, लोकपाल शब्द का प्रयोग पहली बार, लोकपाल शब्द का फर्स्ट यूज्ड ऑफ लोकपाल वर्ड बाय एलएम सिंघवी, एलएम सिंघवी इन्होंने किया था, एलएम सिंघवी ने किया था। आपको याद होगा 2013 में अधिनियम आ ही गया था इसके लिए। 2013 में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम आया। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष आया था? लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम ये किस वर्ष आया था? तो आप कहोगे ये आया था भैया 2013 में, 2013 में। अच्छा, इसकी जो नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा होती है? नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी। और जो बनेंगे ये कितने, 5 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले होगा, राष्ट्रपति द्वारा। उम्र सीमा कितनी रखी गई है? 5 या 70 वर्ष, 5 या 70 वर्ष जो पहले हो जाएगा। मुझे बताओ लोकपाल संस्था में कुल सदस्य कितने होते हैं? लोकपाल संस्था में सदस्य, जो लोकपाल संस्था बनती है इसलिए बनती है भ्रष्टाचार आदि की जांच के लिए। लोकपाल संस्था में जो सदस्य होंगे, सदस्य वो कितने होते हैं? तो आप कहोगे सदस्य होंगे भैया 1 + 8। क्या? 1 अध्यक्ष, 8 अन्य होंगे। मुझे बताओ जो लोकायुक्त अधिनियम आया था सबसे पहले कौन लेके आया था? लोकायुक्त अधिनियम सबसे पहले कौन लेके आया था? लोकायुक्त अधिनियम लेके आया था भैया
उड़ीसा, उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा 1970 में, क्या बोलोगे, 1970 में सबसे पहले लाया गया था। सर्वप्रथम लोकायुक्त अधिनियम पारित कहाँ पर हुआ था, वो महाराष्ट्र में हुआ था 1971 में। कहाँ पर हुआ था वो, 1971 में, याद रख लेना, ये लोकायुक्त अधिनियम है और सबसे पहले महाराष्ट्र में, सबसे पहले महाराष्ट्र में लागू हुआ था। मुझे बताओ पहले लोकपाल कौन थे भारत के, पहले लोकपाल, तो पहले लोकपाल थे पीसी घोष, पीसी घोष यानी पिनाकी चंद्र घोष। कब बने थे वो, आपका 2019 में। वर्तमान में बताओ कौन है, वर्तमान में कौन है भारत के लोकपाल, तो वर्तमान में है अजय माणिकराव खानविलकर। कौन है, अजय माणिकराव खानविलकर, क्या बोलोगे, अजय माणिकराव खानविलकर। ये कौन है साथी, ये वर्तमान में है। कौन है ये वर्तमान में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको, कौन सा कथन है जो सही नहीं है, जो एकदम से गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। भारतीय योजना आयोग का अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है, एकदम सही बात है, ये तो सही बात है भाई। भारत में नियोजन के लिए जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है वो साथी आपका योजना आयोग होता है, नहीं जी, योजना आयोग नहीं होता है, वो होता है राष्ट्रीय विकास परिषद, एनडीसी। क्या होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होती है, राष्ट्रीय विकास परिषद होती है। मुझे बताओ राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, तो आप कहोगे भैया 6 अगस्त 1952 को हुआ। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नई दिल्ली में ही है, तो यही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। योजना आयोग का सचिव राष्ट्रीय विकास परिषद का भी सचिव होता है, सही बात है। भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता करता है, ये बात भी ठीक हो जाएगी, ये बात भी एकदम से ठीक हो जाएगी। भारत में नीति आयोग की स्थापना जनवरी 2015 में की गई थी। इसकी जगह पर की गई थी नीति आयोग की स्थापना, तो आप कहोगे भैया योजना इस आयोग, जो प्लानिंग कमीशन था, योजना आयोग के स्थान पर, किसके स्थान पर, योजना आयोग के स्थान पर, ठीक है। कब की गई थी मुझे बताओ, जनवरी 2015 में, तो भैया 1 जनवरी 2015 को की गई थी। राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा की गई, नहीं जी। संसद ने अधिनियम बनाया, नहीं जी। संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक प्रस्ताव पारित हुआ था, एक रिजोल्यूशन से ये बना था, इसीलिए इसको क्या कहा गया, थिंक टैंक। क्या, थिंक टैंक इसको कहते हैं। इसके अध्यक्ष जो होंगे वो कौन होते हैं, जैसे योजना आयोग के भी वही होते थे, अध्यक्ष इसके हमेशा पीएम होंगे, पीएम। तो मुझे बताओ इसके पहले अध्यक्ष कौन रहे होंगे, अगर ये 2015 में बना, तो पहले अध्यक्ष इसके, क्योंकि 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं, तो क्या बोलोगे, नरेंद्र मोदी इसके पहले अध्यक्ष रहे थे, पहले अध्यक्ष रहे मोदी जी इसके। उपाध्यक्ष की बात करते हैं आपसे, पहले जो उपाध्यक्ष रहे होंगे, पहले जो उपाध्यक्ष रहे, नियुक्ति हमेशा पीएम द्वारा होगी, तो वो कौन थे, अरविंद पनगड़िया। अभी मैंने आपको बताया था 1-2 सेट पहले ही, अरविंद पनगड़िया अब कहाँ पहुँच चुके हैं भैया, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बना दिए गए हैं। इसके फर्स्ट चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर कौन थे, चीफ एग्जीक्यूटिंग ऑफिसर, ऑपरेटिंग नहीं, तो वो कौन थे आपका, तो आप बोलेंगे सिंधु श्री खुल्लर थे। क्या बोलोगे, सिंधु 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 श्री खुल्लर, सिंधु श्री खुल्लर थे। कौन थे, सिंधु श्री खुल्लर थे, ठीक है, सिंधु श्री खुल्लर थे। आगे आएंगे, रॉलेट एक्ट, आज आपको रिवीजन करना है एक बार। रॉलेट एक्ट क्या था, जलियांवाला बाग क्या था, अपने नोट्स में से आप उस सारे को पढ़ लेंगे, बताएंगे जी। महात्मा गांधी ने किस अधिनियम के विरोध में 6 अप्रैल को, एक अधिनियम आया था, आपको पता होना चाहिए, एक दिन का अहिंसक विरोध दर्शाने को कहा था, तो ये रॉलेट एक्ट के विरोध में था। किसके, देसी बास प्रेस अधिनियम, चूंकि ये तो साथी 1878 का है, 1878 का है, 1813 में गांधी जी ही नहीं थे, कॉमन सी बात है। आर्म्स एक्ट ये आपका, ये भी 1878 का है, तो इस समय पर आपका गांधी जी तो आपका क्या कहेंगे, 2 अक्टूबर 1869 को तो उनका जन्म हुआ, तो ना तो ये हो सकता है, कॉमन सी बात है। रॉलेट एक्ट कब आया था, किस वर्ष में आया था, 1919 में आया था। कौन लेके आया था इसको, सिडनी रॉलेट लेके आया था, सिडनी रॉलेट। क्या बोलेंगे, सिडनी बोलेंगे भाई फटाफट से, सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में बना था, ये आपको पता होना चाहिए। अगर मैं पूछूं ये जो घटना हुई आपका, ये जो रॉलेट एक्ट, इसके विरोध, किसका विरोध हो रहा था, इसके विरोध में किस किस को, आपका डॉक्टर सत्यपाल और दूसरे व्यक्ति कौन थे जिनको गिरफ्तार किया गया था, डॉक्टर सत्यपाल प्लस सैफुद्दीन किचलू, सैफुद्दीन, क्या बोलोगे, सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों की गिरफ्तारी के विरोध में क्या बोलेंगे,
विरोध में आपका भीड़ आई थी कहाँ पर? अमृतसर में। कौन सा दिन था उस दिन बताएंगे? अमृतसर में भैया वो बैसाखी का दिन था, बैसाखी का उत्सव था, बैसाखी का उत्सव होता था। और यहाँ पर याद रख लेना कब घटी ये घटना? 13 अप्रैल 1919 को। कौन दो व्यक्ति जिम्मेदार थे? एक तो माइकल ओडवायर, माइकल ओडायर जिसको 1940 में कैक्सटन हॉल में उधम सिंह जी ने मारा, और एक था आपका जो अपनी मौत मर गया था 1927 में, जनरल डायर, जिसने वहां पर गोलियां चलवाई थी 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसकी जो जांच हुई थी, इसकी जांच के लिए दो आपका आयोग बने थे। एक तो अंग्रेजों ने बनाया था, जांच किसने की थी? हंटर आयोग। हंटर आयोग, हंटर आयोग, इसने तो निर्दोष मान लिया था आपका इसको, डायर को निर्दोष कह दिया था। लेकिन ये क्या था? ये अंग्रेजों की तरफ से था। इसमें 8 सदस्य थे, 8 सदस्य थे, 5 इसमें अंग्रेज थे, 3 भारतीय थे। क्या थे इसमें? 5 अंग्रेज थे और 3 क्या थे? 3 भारतीय थे, 3 इंडियन थे। लेकिन जो ये तो अंग्रेजों की तरफ से हुआ, एक भारतीयों की तरफ से जो बनी थी जांच समिति, उसके अध्यक्ष कौन थे ये आपको बताना है। भारतीयों की तरफ से जो जांच समिति बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे, ये आपसे मेरा प्रश्न है। ये तो अंग्रेजों की तरफ से थी, भारतीयों की तरफ से जो बनी थी उसके, भैया मदन मोहन मालवीय जी। बहुत ठीक आंसर आप सारे साथियों का आया है। कांग्रेस ने दिसंबर 1920 में अपने रिक्त स्थान में आयोजित हुए अधिवेशन के दौरान असहयोग आंदोलन को आपका अंगीकृत किया था। असहयोग आंदोलन किस आपका अधिवेशन के दौरान? तो नागपुर अधिवेशन, सूरत तो 1907 का है। नागपुर अधिवेशन के दौरान, यानी कि कब की डेट थी? 1 अगस्त 1920 की डेट थी। ठीक है, नागपुर अधिवेशन की जो अध्यक्षता कर रहे थे वो कौन थे? जो इसके अध्यक्ष थे वो थे सी विजय राघवाचार्य। कौन? सी विजय राघवाचार्य, सी विजय राघवाचार्य जो थे आपका इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, ये दिन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है असहयोग आंदोलन का, क्योंकि इसी दिन बाल गंगाधर तिलक जी का निधन भी हुआ था। इसी दिन क्या हुआ? किसका निधन हुआ था? इसी दिन बाल गंगाधर तिलक जी का, बाल गंगाधर तिलक जी, 1 अगस्त 1920 को ही। लेकिन असहयोग की चूंकि घोषणा हो चुकी थी इसलिए इसको रोकना नहीं था। इसी दिन बाल गंगाधर तिलक जी की, क्या बोलेंगे? बाल गंगाधर तिलक जी की मौत हुई थी, मौत यानी कि मृत्यु हुई थी, निधन हुआ था, ये बोलेंगे। अच्छा मुझे बताओ, असहयोग आंदोलन आप तो सब जानते ही हैं इसको, असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव रखा गया था, प्रस्ताव देखो पास तो हुआ नागपुर में, लेकिन प्रस्ताव पूछ ले तो प्रस्ताव आप कहेंगे भैया वो रखा गया था हमारा 1920 में ही, उसको बोले जाएंगे कलकत्ता, कलकत्ता अधिवेशन के दौरान, 1920 के कलकत्ता अधिवेशन के दौरान। इस समय अध्यक्ष कौन थे कलकत्ता अधिवेशन के दौरान? और इस समय जो अध्यक्ष थे आपका वो थे लाला लाजपत राय, कलकत्ता अधिवेशन के दौरान। कौन बोलेगे? प्रपोजल रखा गया था इसको, कौन थे अध्यक्ष? आपका अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला जी अध्यक्ष थे, लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष थे, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। ठीक है, ये हमको याद रखना है। अच्छा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो खिलाफत समिति थी आपको पता होगा, जो खिलाफत आंदोलन चला रही थी, खिलाफत समिति ने, खिलाफत समिति ने असहयोग कब शुरू किया था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को उन्होंने कब शुरू किया? खिलाफत समिति ने असहयोग को 31 अगस्त 1920 को शुरू किया था, 31 अगस्त 1920 को शुरू किया था। कब? 31 अगस्त 1920 को इन्होंने शुरू किया था। ओके, आगे आएंगे। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, यह आपसे मेरा प्रश्न है। रियली सॉरी। खिलाफत आंदोलन, तो खिलाफत आंदोलन का जो नेतृत्व किया वो किया शौकत अली और मोहम्मद अली ने। क्या बोलोगे? शौकत अली और मोहम्मद अली, ये ठीक है। ये दोनों के जो गुरु थे, उनके जो गुरु थे वो कौन थे? इनके गुरु, धार्मिक गुरु जो थे इनके, इनके दोनों के जो धार्मिक गुरु थे उनका नाम है अब्दुल बारी। क्या बोलोगे? अब्दुल बारी इनके धार्मिक गुरु का नाम था, अब्दुल बारी। ठीक है, अब यहाँ बताओ मुझे, जो नवंबर 1919 हुआ, नवंबर 1919, उसमें खिलाफत कमेटी का एक सम्मेलन होता है दिल्ली में। कहाँ पर? खिलाफत, खिलाफत कमेटी का सम्मेलन हुआ, खिलाफत कमेटी का सम्मेलन हुआ कहाँ पर? आपका नई दिल्ली में। क्या बोलोगे? खिलाफत कमेटी का सम्मेलन होता है नई दिल्ली में। इसमें अध्यक्षता किसको मिली थी? इसमें अध्यक्ष बना दिए गए थे हमारे गांधी जी, हमारे गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी जी को बना दिया गया था। ठीक है,
अब याद रख लेना, आपका ये जो किस देश के खलीफा के समर्थन में था, ये मैं आपसे पूछूं तो आपको पता होना चाहिए। ये आंदोलन था तुर्की का जो खलीफा था उसके संबंध में। लेकिन तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने क्या कर दिया था, खलीफा पद को समाप्त कर दिया था। मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि जो खलीफा पद खत्म हुआ तुर्की का, वो किस वर्ष में खत्म हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए 1924 में भैया जी खत्म हो गया था, 1924 में। रिक्त स्थान की हिंसक घटना के बाद में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने कहा था कि 1 वर्ष में स्वराज दिला देंगे, 1 वर्ष में स्वराज दिला देंगे। रॉलेट एक्ट के वजह से नहीं जी, रॉलेट एक्ट तो पहले ही हो गया था। भारत छोड़ो आंदोलन बाद में हुआ। चोरी चोरा की घटना किस वर्ष में हुई? 4 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी इसकी डेट जो है वो गलत होती है, ठीक है, याद रख लेना। 4 फरवरी 1922 को। और असहयोग जो वापस हुआ था हमारा, वो किस डेट को हुआ था? असहयोग को वापस ले लिया गया था आपका 12 फरवरी 1922 को। बहुत निंदा हुई थी गांधी जी की। सबने कहा था कि नहीं, हम इसको चलना चाहिए, एक जगह कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत हिंसा हो गई है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 4 फरवरी 1922 की ये घटना क्या थी आपका? चोरी चोरा। कहाँ पर हुई थी ये? गोरखपुर में हुई थी। गोरखपुर में हुई थी, और गोरखपुर में हुई थी आपका यूनाइटेड प्रोविंस में, यानी कि यूपी में। उस समय यूपी को कहा जाता था, उत्तर प्रदेश नहीं, यूनाइटेड प्रोविंस यानी कि संयुक्त प्रांत उस समय इसको कहा जाता था। तो संयुक्त प्रांत में ये घटना घटी आपका। गांधी जी इससे नाराज हुए और गांधी जी ने 1 वर्ष के स्वराज को जो पाने का लक्ष्य रखा था वो उन्होंने वापस ले लिया। इससे लोग नाराज हुए। तो 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था बताएंगे? 1922 में हुआ था गया अधिवेशन। क्या हुआ था? 1922 में गया गया अधिवेशन हुआ था, ये बात याद रख लेनी है। क्या हुआ था? गया अधिवेशन हुआ था। और इसी गया अधिवेशन के बाद में फूट पड़ी, 2 संगठन बने थे। 1923 में तो स्वराज्य पार्टी बनी। स्वराज्य पार्टी किस किसने बनाई थी बताएंगे एक बार? स्वराज्य पार्टी ये बनाई थी चितरंजन दास जी ने, चितरंजन दास। और साथ में जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे मोतीलाल नेहरू। क्या बोलोगे? मोतीलाल नेहरू थे। और 1924 में जो छात्र वर्ग था वो सब अलग हो गया। उन्होंने एक संगठन बनाया, HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। क्या बनाया? हिंदुस्तान हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, एसोसिएशन ये संगठन बनाया था। ये बना था कानपुर में। कहाँ पर? कानपुर में बना था। और सचिंद्र सान्याल ने इसको बनाया था। किसने? सचिंद्र सान्याल के द्वारा इसको बनाया गया था, सचिंद्र सान्याल के द्वारा। ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर पूछे गांधी जी को कब गिरफ्तार किया गया था इसमें? 4 फरवरी 1922 को। 12 फरवरी 1922 को ये वापस ले लिया गया। और गांधी जी को 10 मार्च 1922 को गांधी जी गिरफ्तार हो गए थे। क्या हो गए थे? गांधी जी गिरफ्तार हो गए थे। फिर आपको पता ही है गांधी जी को सजा सुना दी गई थी। अहमदाबाद में सेशन जज था ब्रूमफील्ड, उसने कितने वर्ष की सजा सुनाई गई थी यहाँ गांधी जी को बताएं? 6 वर्ष की सजा। लेकिन गांधी जी को आपको पता है 1924 में ही बीमारी की वजह से रिहा कर दिया गया। और फिर गांधी जी बने 1924 में ही बेलगांव कर्नाटक अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष। ओके। इनमें से कौन स्वतंत्रता सेनानी मोतीलाल नेहरू के साथ में स्वराज पार्टी के सह संस्थापक थे? ये तो अभी हमने बता दिया आपको। कौन थे? चितरंजन दास थे, जिनको हम कैसे नाम से जानते हैं? देश बंधु के नाम से जाना जाता है, देश बंधु के नाम से जाना जाता है। ये कौन थे? सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे ये, आपका राजनीतिक गुरु। क्या बोलोगे? राजनीतिक गुरु थे, ये हमको पता होना चाहिए। ओके। आपको पता होगा जब ये पार्टी आपको क्यों क्यों नहीं सरवाइव कर पाई थी? क्योंकि चितरंजन दास जी की तो डेथ ही हो गई थी 1925 में, ठीक है। तो मतभेद बहुत सारे थे। बाद में एक दल और बना था भारत में, स्वतंत्र दल। इसकी स्थापना किसने की थी बताओ? स्वतंत्र दल की स्थापना किसने की थी? स्वतंत्र दल की जो स्थापना भारत में हुई थी वो की थी आपका क्या बोलोगे? मदन मोहन मालवीय थे, पंडित मदन मोहन मालवीय। और आपका पंडित मदन मोहन, और साथ में इनके साथ में एक व्यक्ति और थे, लाला लाजपत राय। क्या बोलोगे? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने, इन दोनों ने इस संगठन के बाद में एक संगठन और बनाया था, लेकिन ये संगठन चल नहीं पाया था। बोलेंगे जी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? रबड़ का उत्पादन सबसे ज्यादा थाईलैंड में होता है, एकदम सही बात है। कहवा का क्या मंगोलिया में होता है? आप कहोगे नहीं भैया, ब्राजील में सबसे ज्यादा कॉफी होती है। कहाँ पर? ब्राजील में सबसे ज्यादा कॉफी होती है। कहाँ पर होती है? ब्राजील में। जैतून सबसे ज्यादा स्पेन में।
और गन्ना सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में होता है। एकदम से ठीक बात है। अब आप हमें बताओ, मटर मटर भारत के संदर्भ में याद रख लेना, मटर के उत्पादन में सबसे पहला कौन है? मटर के उत्पादन में आता है, याद रख लेना, चीन। चीन आता है, फिर आता है भारत। कौन आता है मटर के उत्पादन में? चीन और फिर भारत। दूसरे नंबर पर सरसों के उत्पादन में कौन आता है आपका? सरसों के उत्पादन में कनाडा। कनाडा, फिर चीन आता है और फिर अपना प्यारा देश भारत आता है। तीसरे स्थान पर है सरसों के में। क्या बोलोगे? सरसों के उत्पादन में सरसों हो गया आपका। आलू के उत्पादन में भारत का स्थान बताओ। चीन के बाद में दूसरा भैया चाइना, फिर आता है भारत। चाइना फिर भारत। प्याज के उत्पादन में भारत का पहला स्थान। प्याज के उत्पादन में भारत पहले नंबर पर आ जाता है। प्याज के उत्पादन में दूध, आम, नींबू, दूध, आम, नींबू, इन सब में भारत का पहला स्थान आ जाता है। क्या बोलोगे? भारत का पहला स्थान आ जाता है। मक्का के उत्पादन में बताओ कौन है? मक्का के उत्पादन में आ जाता है यूएसए। भारत इसमें पांचवा है। भारत की जो रैंक आ जाती है वो आ जाती है फिफ्थ। क्या बोलोगे? पांचवी रैंक आती है भारत की मक्का के उत्पादन में। जूट में भारत पहले पर है, फिर आपका बांग्लादेश आता है और फिर आपका आता है चाइना। क्या बोलोगे? फिर आपका चाइना आता है, चाइना आता है। ठीक है, ये उत्पादन में है। नेक्स्ट, खड़ी फसल की कटाई करने से पहले अगली फसल की बुआई करना क्या कहलाता है? एक खड़ी फसल अभी है, उसकी क्या बोलेंगे? उससे पहले अगली बुलाई बुआई हो गई है, तो इसको बोलते हैं रिले खेती। क्या बोलते हैं? रिले खेती। रिले खेती बोला जाता है। सह फसली खेती क्या होती है? जैसे कि सह फसली होता है, गन्ना है, जैसे यहाँ यहाँ गन्ना गन्ना बुआ हुआ है, ठीक है, इसके बीच में कुछ और बोलिए, ये सह फसली खेती है, यानी कि बीच में कोई अन्य फसल। मिश्रित खेती बहुत पूछी जाती है। मिश्रित खेती का मतलब क्या है? आप खेती भी कर रहे हैं और वहीं पर पशुपालन भी कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, पशुपालन, ये खाद खाद पैदा कर रहे हैं, खेत में जा रहा है, यहाँ से फसलें पैदा हो रही हैं, पशुओं के खाने के लिए चारा बन रहा है। ठीक है, ये देखिए प्रमुख फसलें कौन कौन सी होती हैं। खरीफ कौन सी हैं? जायद फसलें कौन सी होती हैं? रबी की फसलें कौन कौन सी होती हैं? रबी की फसलें जो गेहूं के आसपास बोई जाती हैं। खरीफ की फसलें जो चावल के समय पर बोई जाती हैं। याद रखना, ऐसे बोलेंगे भाई फटाफट से, कोई दिक्कत कोई परेशानी? स्क्रीनशॉट ले चुके? नेक्स्ट आगे आएंगे। भारत के किस राज्य में स्थानांतरित कृषि या झूम खेती के साक्ष्य जो है सबसे अधिक मिलते हैं? तो झूम की खेती होती है हमारे नॉर्थ ईस्ट में। कहाँ पर? नॉर्थ ईस्ट में होती है, असम, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड में। केरल में भी ये खेती होती है। केरल में इस खेती को कहा जाता है कुमारी कृषि। क्या कहा जाता है? कुमारी कृषि कहा जाता है। राजस्थान में इसको क्या बोलते हैं? बत्रा। ये होती है राजस्थान में, दक्षिण पूर्वी जो साउथ ईस्ट राजस्थान है वहां पर होती है, साउथ ईस्ट राजस्थान में। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं वालरे कहाँ पर होती है, बताओ फटाफट से। वालरे, वालरे भी आपका राजस्थान में होती है। कहाँ पर होती है? राजस्थान में होती है। पोडू या पेंडा जिसको हम बोलते थे, पोडू कहाँ पर होती है स्थानांतरित खेती? तो आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में होती है। कहाँ पर होती है? पोडू आंध्र प्रदेश की है। कॉमन खेती बताओ कहाँ की होती है? कॉमन, कॉमन ये जो स्थानांतरित खेती है ये कहाँ पर होती है? ये आपका उड़ीसा में होती है। उड़ीसा में ब्रिंगा भी होती है, ब्रिंगा, उड़ीसा या ब्रिंगा बोलते हैं। बेवर बताओ फटाफट से कहाँ पर होती है? बेवर, बेवर आपका मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होती है। मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में। यहाँ पर एक खेती और होती है, उसको कहा जाता है आपका दहिया। क्या बोलेंगे? दहिया कहा जाता है, दहिया। कोरवा की बात करें, कोरवा की बात करें तो कोरवा, कोरवा की बात अगर हम करते हैं तो वो झारखंड से, क्या बोलेंगे? झारखंड से होती है। जारा बताइए, जारा कहाँ पर होती है? जारा पूछ ले आपसे, एरका पूछ ले, एरका खेती कहाँ पर होती है? तो वो बोलेंगे आपका साउथ इंडिया में होती है। कहाँ पर? आपका दक्षिण भारत में होती है। इंटरनेशनली भी इनके नाम है, इंटरनेशनल नेम अगर हम आपसे पूछें, अंतर्राष्ट्रीय नाम, चेना बताओ खेती कहाँ पर होती है? चेना, तो चेना होती है आपका श्रीलंका में। कहाँ पर होती है? चेना आपका जो खेती है वो श्रीलंका में होती है। कोनू को बताओ कहाँ पर होती है? कोनू को, ये नायक में भी मैंने आपको बताए थे, तो कोनू को आप बताओगे वेनेजुएला में। वेनेजुएला में। शुभम भाई एक पोल क्रिएट करना, वह आपका कहाँ पर? वेनेजुएला में होती है, वेनेजुएला में। एक पोल क्रिएट करो, ए और बी, यस और नो के हिसाब से कर देना। कितने साथी ऐसे थे जो नायक को कर चुके थे? मैंने आपको से तो 3 बार ये क्वेश्चन पूछा है, पिछले साल भी मैं आपसे बोलता रहा था, पता चले, उसी से अभी रिजल्ट पता चल जाएगा सारा, क्या धूम मचेगी। भारत के शीर्ष 3 चावल उत्पादन राज्य हैं।
चावल उत्पादन राज्य कितने हैं? चावल उत्पादन राज्य पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, सबसे पहला पश्चिम बंगाल आ जाता है, फिर उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब आ जाता है। ठीक है। बाजरा उत्पादन में बताइए, बाजरा उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? बाजरा उत्पादन में आपको बताना है। बाजरे में भैया राजस्थान आता है, राजस्थान आता है। जौ के उत्पादन में प्रथम राज्य बताइए। जौ के उत्पादन में राजस्थान आता है, जौ के उत्पादन में। कॉफी के उत्पादन में बताइए। कॉफी के उत्पादन में कर्नाटक पहले नंबर पर आ जाता है। कौन? कर्नाटक पहले नंबर पर आ जाता है कॉफी के उत्पादन में। कपास के उत्पादन में बताइए। कपास में कौन आता है? कॉटन में महाराष्ट्र आता है, महाराष्ट्र आता है। मूंगफली में बताइए। मूंगफली में गुजरात आएगा। मूंगफली के उत्पादन में कौन आता है आपका? गुजरात आ जाएगा। क्या जाएगा? कॉफी कर्नाटक आ गया, कपास में महाराष्ट्र, मूंगफली में आपका गुजरात आ जाएगा। ज्वार में बताओ, ज्वार में कौन आ जाएगा? ज्वार में आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। मक्का में आपका एमपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। लीची, लीची बिहार में सबसे ज़्यादा होती हैं। बिहार का जो मुजफ्फरपुर जिला वो अकेला 65% उत्पादन करता है। आम के उत्पादन में आपका यूपी आ जाता है, यूपी। रबड़ के उत्पादन में केरला आ जाता है, केरला। आलू के उत्पादन में यूपी आ जाता है। क्या आ जाता है? आलू के उत्पादन में यूपी आ जाता है, यूपी। ठीक है। आलू के उत्पादन में यूपी का प्रथम स्थान है। 60% बच्चे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं दिखाएंगे सर? सुनने में आ रहा है, क्या कह रहे हैं? बोलेंगे क्या बोलेंगे? बोर्ड, मुख्यालय, बोर्ड, मुख्यालय और राज्य, राज्य बताएंगे जी। फटाफट से आंसर करेंगे। सॉरी, ये चल क्यों ना भाई? चल के बताएंगे जी। बताएंगे जी, फटाफट से आंसर करें। सारे लोगों का आंसर आए। घटते उत्पादकता के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र क्रम सही है? क्या बोलेंगे? सागर से, सागर से झील, झील से घास का मैदान, इकोसिस्टम दिए हुए हैं। डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी जिसकी कम हो, नहीं जी, सागर की प्रोडक्टिविटी तो सबसे ज़्यादा होगी, वनों से ज़्यादा होगी। मैंग्रोव से घास के मैदान, फिर झील और फिर आपका सागर। एकदम सही हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मेक इन इंडिया कार्यक्रम के 4 स्तंभों में से एक नहीं है? मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया ये बताएं, इसकी शुरुआत जो हुई थी, मेक इन इंडिया की जो शुरुआत हुई थी, शुरुआत हुई थी वो हुई थी 25 सितंबर, 25 सितंबर 2014। इसका जो साथी आपका लोगो बना हुआ है, लोगो, उसमें क्या है? लोगो में शेर है, शेर, कॉग्स से बना शेर है, कॉग्स से, कॉग्स से बना शेर है। किसमें आपका? ये मेक इन इंडिया में, मेक इन इंडिया में। नई प्रक्रियाएं, नए क्षेत्र, नया इंफ्रास्ट्रक्चर, और चौथी बात थी इसमें न्यू माइंडसेट, नई मानसिकता, नई मानसिकता, नई मानसिकता, नई मानसिकता। और सहभागिता इसमें बिल्कुल नहीं था। सहभागिता, कुल इसमें जो क्षेत्र रखे गए थे, कुल क्षेत्र रखे गए थे 27, कुल 27 क्षेत्र के लिए यह योजना आई थी मेक इन इंडिया, जिसमें 15 तो थे आपका मैन्युफैक्चरिंग से, विनिर्माण से थे। क्या बोलोगे? विनिर्माण से थे आपका, विनिर्माण से थे 15, और 10 थे आपका इसमें सर्विस सेक्टर। क्या बोलोगे? 10 इसमें मुख्यतः सेवा क्षेत्र थे, सेवा क्षेत्र थे, और 2 अन्य क्षेत्र थे इसमें। ठीक है। सतत विकास शब्द कब अस्तित्व में आया था? सतत विकास बोलेंगे, बोलेंगे सारे लोगों का आंसर है। सतत विकास शब्द कब अस्तित्व में आया? सतत विकास 1987 में अस्तित्व में आया था। ठीक है। इसमें एक रिपोर्ट आई थी उस समय, हमारा साझा भविष्य। क्या बोलेंगे? हमारा साझा भविष्य, हमारा साझा, साझा भविष्य। क्या बोलेंगे? हमारा साझा भविष्य, जिसके अन्य नाम थे द, क्या बोलोगे? अन्य नाम, इसको एक रिपोर्टर कहा जाता है, द द ब्रंट, क्या बोलोगे? द ब्रंट लैंड रिपोर्ट। क्या बोलोगे? द ब्रंट लैंड रिपोर्ट इसको कहा जाता है, लैंड रिपोर्ट इसको कहा जाता है। यूएन ने क्या कहा था आपका? यूएन ने 2015 में एक लिस्ट बनाई थी, 2015 से लेकर के 2030 तक की।
उसमें क्या किया था उन्होंने आपका 17 SDG निर्धारित किए थे, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्राउंड। उन्होंने 17 SDG निर्धारित किए, 17 सतत विकास के लिए जो आपका लक्ष्य थे वो निर्धारित किए, सतत विकास के लिए। क्या बोलेंगे? 17 सतत विकास के लिए। कौन से 17 हैं ये सामने लिखे हुए हैं। भाई दुनिया में गरीबी खत्म होनी चाहिए, भूखमरी खत्म होनी चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए, गुणवत्ता, ये अच्छे। देखिए किसी देश के लिए करने योग्य जो चीज़ है दुनिया में सिर्फ यही है। ध्यान से आप देखिए, मुख्य चीज़ें हैं जो हमेशा प्राथमिकता पर होनी चाहिए, लेकिन सरकारों की प्राथमिकता पर ये ना होकर के एक दूसरे को नीचा दिखाना होता है, जिसमें एक दूसरे को सबसे ज़्यादा नीचा दिखाया जा सका है। बोलेंगे भाई फटाफट से, बोलेंगे। बहुत शानदार भैया, एक बार इसको देख लीजिए, क्या बोल रहे हैं? कर्नाटका कहाँ पर है? फसलों के उत्पादन में कौन सी फसल थी? कौन सी फसल थी बताएंगे? मक्का 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 मक्का। USA भारत हो गया। नहीं ठीक है, मक्का में पांचवा है। मक्का हमने बताया कहाँ पर है, ये बताओ पहले फटाफट से। मक्का में राज्य कहाँ पर बताया हमने? बताया कहीं पर मक्का में राज्य? ये तो देश हो गई। हैं शुभम भाई बताओ ना कहाँ पे बताया? मक्का में, यहाँ पर बताया हमने मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, इसको देखना एक बार। इसमें एक डाउट है कि मध्य प्रदेश है मक्का में या फिर कर्नाटका है। मक्का में मध्य प्रदेश है या फिर कर्नाटका है, क्योंकि इसमें कर्नाटक बिहार इन सब के नंबर आते हैं मक्का में, कर्नाटक का, बिहार का। अभी हम आपको बता रहे हैं ये सारा डेटा 16 जुलाई 2025 का, 16 जुलाई 2025 के अनुसार हम बता रहे हैं जो रिपोर्ट आई थी अभी। तो इसमें मध्य प्रदेश को पहले पे दिखाया गया, ठीक है, ये बात याद रखेंगे। भैया सबसे ज़्यादा जो कपास होती है वो महाराष्ट्र में, गुजरात में होती नहीं, गुजरात दूसरे नंबर पे है अभी। अभी 16 जुलाई 2025 को जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार बात कर रहे हैं हम, ठीक है। किसके अनुसार? आप शायद 2024 से 25 की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, एक बार देख लेना इसको, है ना आप। 2024 से 25 की बात नहीं कर रहे हैं हम, अभी 16 जुलाई 2025 की जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार हम बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे आएंगे। भारत की जो पहली पूर्ण जनगणना अभियान ऑपरेशन किस वर्ष में शुरू किया गया था? पहली जनगणना ऑपरेशन, क्या बोलोगे? 1881 में। पहली अनियमित जनगणना कब हुई थी? पहली अनियमित जनगणना, साथियों मैं पिछले वर्ष से आपसे कहता रहा था कि मैंने क्लास में एक टॉपिक पढ़ाया हुआ है यूट्यूब पे, सेंसस। हम सब करके बताओ कितने साथियों ने हमारे कहने से पहले ही उसको पूरा कर लिया था? सेंसस नवीन सर, आपको याद होगा। एग्जाम में अगर आपके पास टाइम हो तो स्पीड मोड पे लगा के हर रोज आप इसको मतलब 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 मिनट भी देखोगे तो भी पूरा हो जाएगा। पहली अनियमित जनगणना ये किसने की थी? ये आपका साथी पहली ये टारगेट आपका आज के लिए याद रख लेना, ठीक है। पहली अनियमित जनगणना 1872 में किसके समय पर? मेयो के टाइम पर हुई थी, मेयो के टाइम पर। मुझे बताओ जो जनगणना आती है किस मंत्रालय के अधीन आती है? जनगणना किस मंत्रालय के अधीन आती है? तो आप बोलोगे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, MHA के अंतर्गत आती है। MHA के अंतर्गत ये आती है। किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में। कौन सी? आपका स्टेट लिस्ट की, आपका सेंट्रल लिस्ट? 7वीं अनुसूची में। ये संघ सूची का विषय है। किसका? 7वीं अनुसूची में जनगणना संघ सूची का विषय है, ठीक है। जो जनगणना परिषद है वो किस आर्टिकल में है? जनगणना परिषद, जो सेंसस काउंसिल है आपका, जनगणना परिषद के बारे में बात की गई है आर्टिकल 246 में। और ये अधिकार जो है केंद्र सरकार का है। किसका है? ये अधिकार केंद्र सरकार का है। स्वतंत्र भारत का जो पहला आपका जनगणना एक्ट आया वो कब आया था बताओ? स्वतंत्र स्वतंत्र भारत का पहला जनगणना एक्ट, क्या बोलोगे? पहला जो जनगणना एक्ट आया वो कब आया था? स्वतंत्र भारत का पहला जनगणना एक्ट आया 1948 में। क्या बोलोगे? 1948 में आया, ठीक है। 2011 में जो जनगणना आयुक्त थे वो कौन थे? हर 10 साल में जनगणना होती रहती थी या नहीं? लेकिन अब कोई नामो निशान नहीं है जनगणना का, ठीक है, कोई कैलकुलेशन नहीं है अब। 2011 में नहीं तो कभी ऐसा नहीं हुआ था किसी भी एक वर्ष में जनगणना ना हुई हो, मतलब हर 10 वर्ष में। लेकिन अब क्या है, अब आपको पता भी नहीं होगा कहाँ जनगणना है कहाँ नहीं है। 2021 में होनी थी, चलो तब तो कोरोना की वजह से नहीं होगी, लेकिन अभी भी कोई खोज खबर नहीं है, ठीक है।
अगली अगली जो जनगणना होगी उसके लिए आयुक्त किसको बनाया गया है? अगली के लिए आयुक्त बनाया गया आपका श्री मृत्युंजय कुमार को। क्या बोलोगे? श्री मृत्युंजय, मृत्युंजय कुमार को, मृत्युंजय कुमार को, श्री मृत्युंजय कुमार को। ठीक है, ये याद रख लेना। मुझे बताओ पहला शहर जिसकी जनगणना की गई थी, पहला शहर जिसकी जनगणना हुई थी, तो आप याद रखोगे 1830 में, 1830 में ढाका, ढाका पहला शहर था जिसकी जनगणना हुई थी हेनरी वॉल्टर द्वारा। किसके द्वारा? हेनरी वॉल्टर द्वारा ये जनगणना हुई थी, हेनरी वॉल्टर द्वारा। ठीक है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी बताएंगे? स्वतंत्र भारत की पहली, स्वतंत्र भारत की, स्वतंत्र भारत की तो आप बोलोगे 1947 में आज़ाद हुआ, हर 10 साल में होती है, तो 1951 में हुई थी पहली। मुझे बताओ 1881 में जनगणना आयुक्त कौन थे? 1881 में जनगणना आयुक्त, और ये क्योंकि रेगुलर थी तो किसके टाइम पर शुरू हुई थी? ये आपका रिपन के टाइम पर शुरू हुई थी, रिपन के टाइम पर। और जनगणना आयुक्त था W.C. प्लोडेन। कौन था? W.C. प्लोडेन पहला जनगणना आयुक्त था, ये हमको पता होना चाहिए। वर्ष दो भारत की 2011, बोलेंगे भी फटाफट से। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती है? शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। तो ये है आपका जनगणना शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाली 31.15%। ठीक है। और शहरी क्या बोलोगे? भारत की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती है? ठीक है, शहरी क्षेत्रों में। तो ये आपका ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी आ जाएगी? फिर आती है आपका 68 दशमलव लगभग 84%। ये बाकी बचती है आपका शहरी क्षेत्रों में। मुझे बताओ सर्वाधिक ग्रामीण लोग कहाँ पर निवास करते हैं? सर्वाधिक 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 साथी जो आपका ग्रामीण जनसंख्या है, तो ग्रामीण जनसंख्या की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पर हैं? यूपी में। कहाँ पर है? यूपी में। यूपी के बाद में फिर बिहार में ग्रामीण जनसंख्या यहाँ पर ज़्यादा है। प्रतिशतता में बात करें, प्रतिशत में ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पर ज़्यादा होगी? प्रतिशत में हिमाचल प्रदेश आ जाएगा, क्योंकि उसमें 90% है लगभग। मुझे बताओ जो हिंदुस्तान का सेक्स रेशियो है, यानी कि लिंगानुपात है, वो कितना है? तो सेक्स रेशियो आप कहोगे 943 है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में कितना है? रूरल में तो 949 है। अब औसत निकाल लेना इससे, तो शहरी कितना आएगा? 929 आएगा। क्या आएगा? शहरी 929 आ जाएगा सेक्स रेशियो में। साक्षरता बताओ भारत की कितनी है? साक्षरता, तो साक्षरता आप कहोगे 74.04% है। थम्स अप करके बताओ भैया, जनगणना वाली क्लास देख लेंगे, सब कुछ आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा। 74.04%, जिसमें कि मेल कितना है आपका? पुरुष साक्षरता कितनी है? तो पुरुष साक्षरता 82.14% है। महिला साक्षरता की बात करें तो 65.46% है, 65.46%। 65। महान विभाजक वर्ष किसको कहा जाता है बताइए? जब जनसंख्या महान, ग्रेट डिवाइड ईयर, ग्रेट डिवाइड ईयर महान विभाजक वर्ष, क्योंकि वो है आपका 1921। क्योंकि इसमें क्या हो गया था? 1911 से 21 का जो दौर था, इसमें जनसंख्या बढ़ने की बजाय माइनस में 0.31% कम हो गई थी। माइनस में 0.31% कम हो गई थी। और 1961 से 71 के दौरान अगर बात करें तो 24.80% की सर्वाधिक वृद्धि हुई है। बहुत हाइक रेट पे बढ़ गई थी, हाइक रेट पे। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है? कौन सा उपकरण है वो बताएंगे जी। कौन सा उपकरण है? तो आप कहोगे ये जो उपकरण प्रयोग किया जाता है ये डायनामो है। आज ऊर्जा रूपांतरित करने वाली चीज़ों को आप पढ़ेंगे। जैसे फोटोसेल क्या करता है? इसको लाइट मिलेगी, प्रकाश, प्रकाश ऊर्जा को इसमें बदल देगा, विद्युत ऊर्जा में बदल देगा। आपके घर विद्युत मोटर लगी हुई है, आप उसको विद्युत देंगे, लाइट ऑन करेंगे और वो आपकी मशीन को चला देगी, यानी मैकेनिकल एनर्जी लाइट टू यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है, यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है। बैटरी की बात करें, बैटरी में क्या होता है? अंदर केमिकल होता है H2SO4, और ये रासायनिक ऊर्जा जो केमिकल एनर्जी है उसको लाइट एनर्जी में चेंज कर देता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में। ठीक है। डायनामो बोले या जनित बोल दे या जनरेटर बोल दे, एक ही बात है, एक ही बात होती है, एक ही बात होती है। अच्छा, यांत्रिक ऊर्जा कौन सी दो ऊर्जाओं का संयोजन होती है? ये होती है आपका यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा, यानी कि ½ mv², और प्लस आपका स्थितिज ऊर्जा, यानी कि U = mgh। ठीक है।
ये दोनों का, यानी कि काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा किन में होती है? चलती हुई गाड़ी में, बहते हुए जल में, जो चीज़ें बह रही हैं, काइनेटिक एनर्जी। और स्थितिज ऊर्जा जो होती है आपका, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये किस में होती है आपका? स्थितिज ऊर्जा, ये चीज़ों के रुके हुए में, जैसे कि मैं बैठा हुआ हूँ, स्थितिज ऊर्जा। आपकी जो मेज है, आपकी जो, उदाहरण बताइए, रखा हुआ पेन है, इन सब के अंदर है स्थितिज ऊर्जा। जो चलती और बहती हुई चीज़ है, चलती और बहती हुई चीज़ का उदाहरण, चलती हुई गोली होगी, बहता हुआ पानी हो गया, आपका खेत में पानी लगाते हो तुम, भरा में पानी बहता होगा, ठीक है, ये सब क्या है? ये आपका गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा है। भैया बांध का पानी रुका हुआ है। 28 बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है? तो आइन होते हैं, आइन, आइन होंगे, ठीक है। देखिए, अगर हम आपसे बोलें, जो सिंगल बॉन्ड होता है, जिसको एकल बंध हम कहते हैं, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड किस में होता है? एन में होता है, एन में, CH4 किस में होता है? जो एन कैटेगरी होती है, जैसे मेथेन हो गया। अगर मैं पूछूं आपसे डबल बॉन्ड की बात, डबल, डबल बॉन्ड की बात पूछें, तो डबल बॉन्ड होता है आपका, क्या बोलोगे? एल्कीन होता है। क्या होता है? एल्कीन होता है, ईन होता है। ट्रिपल बॉन्ड की बात करें आपसे, ट्रिपल बॉन्ड की बात करें, ट्रिपल बॉन्ड की एल्काइन होता है। क्या होता है? एल्काइन होता है, आइन। तो एन, ईन और आइन, क्या बोलोगे? एन, ईन और आइन होते हैं, ये हमको पता होने चाहिए, ठीक है। इसका क्या फॉर्मूला होता है बोलेंगे? जैसे इसमें आपका मेथेन आ गया, इसमें एथेन भी आया था, C2H6, तो क्या बन गया? क्या बन गया इसमें? CN होता है, H2N+2 होता है। क्या होता है? H2N+2 होता है, तो ये बन जाता है, इसमें फॉर्मूले में रख दो। इसमें क्या बनेगा? CnH2n बन जाता है। यहाँ पर बात करोगे, CnH2n-2 बन जाएगा, ठीक है। इसमें कोई वैल्यू रख लो आप, CN, एक एक वैल्यू रखोगे, जैसे यहाँ पर तो C एक हो गया, यहाँ पर एक रखोगे, दो एकम दो और दो चार, CH4 बन गया। जैसे यहाँ पर रखोगे तो आप बोल दोगे, यहाँ पर N की वैल्यू एक रख देते हैं, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? CH2, N की वैल्यू दो रखोगे, C2H4 बन जाएगा, C2H4 बन जाएगा। यहाँ रखोगे C की वैल्यू दो, तो क्या बन जाएगा? C2, दो दूनी चार, -2, C2H2 बन जाएगा, एसिटिलीन। साइनोकोबाल्मीन विटामिन का एक मानव निर्मित रूप है। साइनोकोबाल्मीन, आपको सभी विटामिनों के साथ ही रासायनिक नाम पता होने चाहिए, ठीक है। भैया जी 68.84 ग्रामीण होगा, तो ग्रामीण ही तो बताया, और कुछ और लिख गया क्या गलती से यहाँ पर? सॉरी। देखिए, कितने प्रतिशत जनसंख्या जो शहरी, ये तो शहरी हो गया, तो बाकी बचा हुआ मैंने लिखा है, बाकी बचा हुआ शहरी से अलावा जो होगा वो 68.84 होगा, ये मेरा कहना था। क्योंकि प्रश्न ही शहरी का है, तो 32% लगभग शहरों में, और ले लो, हटा ही देते हैं इसको, 68% जो है वो गाँवों में होगा, यही हम कह रहे थे। भारत गाँवों में बसने वाला देश है। बताएं जी। तो साइनोकोबाल्मीन किस विटामिन का मानव निर्मित रूप है? तो वो विटामिन B12 का मानव निर्मित रूप है, ठीक है। किसका? B12 का मानव निर्मित रूप है, ठीक है। अगर हम आपसे बात करें B6 है, B2 है, B1 है, तो B1 किसका रासायनिक नाम होता है? ये थाइमीन का होगा। किसका होगा? थाइमीन का होगा। B2 की बात करें, राइबोफ्लोविन का होता है। किसका होता है? राइबोफ्लोविन का होता है, राइबोफ्लोविन का। B6 की अगर हम बात करते हैं आपसे, B6 किसका होता है? पायरोडॉक्सिन का होता है। किसका होता है? पायरोडॉक्सिन का होता है, पायरोडॉक्सिन का होता है, पायरोडॉक्सिन का होता है, ठीक है। B9 बताओ फटाफट से, किसका होता है? B9 होता है आपका फॉलिक एसिड। क्या होता है? फॉलिक एसिड होता है, B9, ठीक है, B9। B7 होता है आपका बायोटीन होता है। क्या बोलेंगे? बायोटीन होता है, बायोटीन होता है। B6 जो होता है, ये तो बता ही दिया मैंने आपको, पायरोडॉक्सिन होता है। B5 बताओ। B5 जो होता है वो पेंटोथोनिक एसिड होता है। क्या होता है? पेंटोथोनिक एसिड होता है। क्या होता है? पेंटोथोनिक एसिड होता है B5। क्या बोलेंगे? B5। जो विटामिन बी होता है उसमें बी कॉम्प्लेक्स कितना होता है टोटल, बताएंगे। तो बी में जो होता है आपका, कुल आपका 8 विटामिन होते हैं। क्या होते हैं? 8 विटामिन होते हैं इसमें। तो आज आपका काम है विटामिन और प्रोटीन जो है उसको आप रिवाइज करेंगे। थम्स अप करें जी भैया, जो भी टारगेट आप हमें देंगे वो हम रिवाइज जरूर करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर आपको ये आज लग के मिल जाएगा, इनके रासायनिक नाम है, किसने इनकी डिफिशियंसी डिसीज होती हैं, इन सभी में आपका रिकेट्स किसकी कमी के कारण होता है? रिकेट्स विटामिन डी की कमी के कारण होता है, जिसको हम बोलते हैं सूखा रोग, या ऑस्टियोमेलाशिया भी इसको कहा जाता है। क्या कहते हैं? ऑस्टियोमेलाशिया भी इसको कहा जाता है। अगर ADE के विटामिन की बात करें, ये सभी कहाँ पर? फैट में घुलते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं, सॉल्युबल इन फैट होते हैं। और अगर हम बात करते हैं जो पानी में घुलनशील होता है, वो होते हैं B और C। किस में होते हैं? ये पानी में घुलनशील होते हैं।
यानी कि सॉल्यूबल इन वाटर होता है, सॉल्यूबल इन वाटर होता है, सॉल्यूबल इन वाटर होता है। और दोस्त याद रख लेना, आपका जो 15वीं क्लास होगी संदीप सर की, उसमें वो 100 क्वेश्चन कराने वाले हैं रीजनिंग के। इसको करना आपको नहीं भूलना, मतलब जो क्लास उनकी चल रही है, तो 15 तारीख को जो उनकी क्लास होगी सुबह 6 बजे, वो रीजनिंग की होगी। विटामिन K1 का दूसरा नाम क्या है, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपको आंसर देना है। आपने कॉपरेट किया, बहुत ध्यान से कक्षा को किया, और इसी को दर्शाया जाता है कि आपका ध्यान यदि जिन साथियों का कक्षा में होता है तो कोई मतलब नहीं होता कोई टीचर खड़े होकर पढ़ा रहे हैं कि बैठ के पढ़ा रहे हैं, आप इस बात को दर्शाते हैं। आप सबका फोकस बना रहा। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, नमस्ते।